आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जेजू आइलैंड आर्क को, जो कि सोलो लेवलिंग के मानवा का वन ऑफ द बेस्ट आर्क में से एक है, और देखेंगे कैसे जिन्हों ने एंड किंग को हराकर उसे अपनी शैडो आर्मी में कन्वर्ट कर लिया। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कहीं जाइएगा नहीं इस वीडियो को छोड़कर। कुछ याद आया इस आइलैंड को देखकर, जहां इन एंड्स ने अपना अड्डा बनाया था, जो कि एस रैंक टाइप व्यंजन से आए थे, और इन्हें मारने के लिए हंटर एसोसिएशन ने 3 बार रेड भी करवाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो हर बार फेल ही हुए थे। बट वो फिर से एक बार रेड करना चाहते हैं, क्योंकि उनमें से एक एंड इवॉल्व होकर जापान में चली गई थी, बट वो उन्हें डेड मिली थी। जापान की हंटर एसोसिएशन ये बात समझ जाती है कि उस आइलैंड की एंड्स अब इवॉल्व होने लगी है, तो वो पहुंच जाते हैं अपना प्लान लेकर साउथ कोरिया के पास, ताकि वो सारी एंड्स को ख़त्म कर सके इस 4 टाइम वाली रेड के साथ, कि साउथ कोरिया और जापान साथ मिलकर करने वाली है। और साउथ कोरिया भी उनके प्लान को सुनकर हाँ कर देती है, क्योंकि जापान के पास होते हैं 12 एस रैंक हंटर्स, जो कि साउथ कोरिया के एस रैंक हंटर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, सिर्फ इन तीनों को छोड़कर। और जो इनसे भी सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है उसका नाम होता है जिन्वू। मैं उसका नाम तो नहीं लेने वाला था, खैर, लेकिन अब जब पावर लेवल्स की बात हो रही है तो उसे मैं पीछे भी नहीं छोड़ सकता। जिन्वू इस रेड को ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर 17 एस रैंक हंटर्स जा रहे होते हैं, और वो सोचता है 17 एस रैंक हंटर्स बहुत होंगे इस रेड को कंप्लीट करने के लिए, तो वो ज्वाइन नहीं करता है। और जिन्वू के बाद जो सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा होता है करंट टाइम में, उसका नाम होता है गोतो रियोजी, जो कि जापान एसोसिएशन के गिल्ड का लीडर होता है, और वो इस रेड के बाद एक नेशनल लेवल हंटर में प्रमोट हो जाएगा। बट पूरे मानव में हमें सिर्फ 4 ही नेशनल लेवल हंटर्स दिखाए गए हैं, जो कि पहला है यूएस से थॉमस आंद्रे, और सेकंड है चाइना से लुइस जिंगैंग, और तीसरा फिर से यूएस से क्रिस्टोफर रेड, एंड फोर्थ इंडिया से सिद्धार्थ बच्चन। ऑल्दो इसके बारे में सिर्फ हमें उसका नाम ही पता चला है, उसकी इमेज और उसके पावर्स के बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं पता है। तो जापान और कोरिया के हंटर्स अपने प्लान के हिसाब से वर्क करते हैं, और जापान के हंटर्स 3 टीम में डिवाइड हो जाते हैं और जेजू आइलैंड के कोनों में उतर जाते हैं और अपने प्रेजेंस को इंक्रीज़ कर लेते हैं, ताकि वो एंड्स अपने नेस्ट को छोड़कर उनके तरफ आए और वो हंटर्स उन्हें इजीली मारने लगते हैं। इसके बाद कोरिया के हंटर्स के बारे आती है नेस्ट में उतरने की, और उनके साथ एक कैमरामैन भी होता है, जो पूरे रेड को लाइव दिखा रहा होता है कोरिया की पब्लिक को। और जो कोरिया के ए रैंक के हंटर्स होते हैं उन्हें बाहर समुद्र में डिप्लॉय कर दिया जाता है, ताकि इन केस अगर कोई भी एंट वहाँ से भागने की कोशिश करे तो उन्हें तुरंत मार सकें। कोरिया टीम नेस्ट में उतर जाती है, जहाँ सबसे पहले चोई जोंग उस नेस्ट में उतरता है, बिकॉज वो एक फायर मैजिक यूज़र होता है जो मल्टीपल एनिमीज़ को एक साथ हैंडल कर सकता है, और वो ऐसा करता भी है, और वो अपने बाकी टीम मेंबर को उतरने का सिग्नल देता है। और दूसरी तरफ जो जापान के हंटर्स होते हैं वो मिस्टीरियस तरह से मरने लगते हैं, और दूसरी तरफ चोई जोंग ने एंट्रेंस पर अपनी जाल लगा दी होती है, ताकि कोई भी बी रैंक का एंड उसमें एंट्री ना कर पाए। बाद में चोई जोंग अपनी मैजिक को यूज़ करके क्वीन के लोकेशन का पता लगा लेता है, और सारे हंटर्स उसके साथ चलने लगते हैं, और वो लोग वहाँ क्वीन की लोकेशन पे पहुंचकर रॉयल गार्ड वाले एंड से निपटने लगते हैं। उसे जैसे तैसे मारकर वो क्वीन के पास पहुंचते हैं, और एक साथ मिलकर वो क्वीन को मार देते हैं। और तभी चोई जोंग को महसूस होता है उसके फायर नेट टूट गए हैं, और सारे एंट अपने नेस्ट की तरफ भागने लगते हैं। पता नहीं कैसे उन्हें पता लग जाता है कि उनकी क्वीन अब मर चुकी है, और तभी कोरिया के सारे एस रैंक हंटर्स को एक चिल महसूस होती है, और वो जहाँ खड़े होते हैं उसी जगह फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फियरसम माना महसूस हो रही होती है, और वो माना किसी और की नहीं एंड किंग की होती है, जो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। और ये वही था जिसने जापान के एस रैंक के हंटर्स को मिस्टीरियस तरह से मार रहा था। और उस एंड किंग की इतनी पावरफुल प्रेजेंस होती है कि हंटर चाह अपने घुटनों पर आ जाती है। वो एंड किंग उन सभी हंटर्स के पास से गुजरता है और अपनी क्वीन के पास चले जाता है, और वो जैसे ही उसके पास पहुंचता है वो एकदम रैम्पेज में चला जाता है, और वहाँ जितने भी हंटर्स होते हैं सबको मारने लगता है। और हंटर चाक को तो वो एक ही हिट में बहुत ज़्यादा घायल कर देता है। और जो एस रैंक का हंटर होता है ब्यांगू, जो एक हीलर होता है, वो कैमोफ्लेज यूज़ कर रहा होता है, ताकि वो छुप कर खुद को और बाकी सभी को हील कर सके, ताकि वो बैटल में बनी रहे। लेकिन एंड किंग उसके कैमोफ्लेज को ब्रेक करके उसे भी मार देता है। ये देखकर योनो एंड किंग के ऊपर छलांग मार देता है उसे मारने के लिए, बट एंड किंग
उसे हवा में ही ब्लॉक कर देता है और उससे पूछता है तुम्हारा किंग कौन है, मैं उसे मारना चाहता हूँ। और थोड़ी देर बाद उसे बाहर गोतो रियुंजी की प्रेजेंस महसूस होती है और वो बाहर उसके पास चले जाता है। और गोतो रियुंजी को उसके चेयरमैन का भी कॉल आता है और वो कहता है कि तुम्हें ये मिशन अबॉर्ट करना होगा, क्योंकि उसकी टीम के कई मेंबर मर गए थे और वो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता था। और थोड़ी देर में उसे एंड किंग की प्रेजेंस महसूस होती है और एंड किंग उसके सामने आ जाता है और वो उससे पूछता है क्या तुम ही हो किंग। और इसके रिस्पॉन्स में गोतो रियुंजी कहता है फुल कॉन्फिडेंस में, हाँ मैं ही हूँ। और बस ये कहते ही एंड किंग उसका सर धड़ से अलग कर देता है और गोतो रियुंजी वहाँ मर जाता है। और दूसरी तरफ जिनवू अपने शैडो सोल्जर के विजन की मदद से उन्हें देख रहा होता है और वो तुरंत एक्सचेंज कहता है। ये जिनवू की एक एबिलिटी होती है जिससे वो अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता है अपने शैडो सोल्जर की प्लेस से। और दूसरी तरफ उस कैमरामैन के पास एक एंट आ रहा होता है उसे मारने के लिए, बट तुरंत ही इग्रिस की स्वॉर्ड उसके आर पार हो जाती है और हम देखते हैं जिनवू की सारी शैडो सोल्जर आर्मी उसके बैटलफील्ड में उतर जाती है उनकी मदद करने के लिए। और एंड किंग भी वहाँ आ जाता है जिनवू के पावर को देखकर और उससे पूछता है क्या तुम ही हो किंग। और हम देखते हैं जिनवू और एंड किंग को आमने सामने और दोनों अपनी पावर को रिलीज कर रहे थे। और हम देखते हैं जिनवू वर्सेस एंड किंग की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां एंड किंग जिनवू को एक बहुत ज़ोर सा पंच मारता है और उससे कहता है कि तुम भी कमज़ोर हो। और उस पंच का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि आसपास सब कुछ बिखर सा जाता है। बस एंड किंग के इतना कहते ही जिनवू उसके पीछे आ खड़ा होता है और उसको अपने डोमिनेटर्स टच से बहुत ज़ोर से पंच मारता है जिससे वो बहुत दूर चला जाता है। पर वो खुद को जैसे तैसे संभालते हुए उसके पास वापस चला आता है लड़ने के लिए। पर वहाँ जो कैमरामैन होता है वो कहता है कि इन दोनों के पावर की क्लैश की वजह से मैं अपना कॉन्शियसनेस ढंग से बना नहीं पा रहा हूँ। ऑन दी अदर हैंड जिनवू अपने पंचेस से उसका शेल तोड़ देता है। बाद में एंड किंग अपने मुंह से पॉइजन निकाल के उसके चेहरे पर अटैक कर देता है, बट सिस्टम के होने की वजह से वो पॉइजन नलीफाई कर देता है। ये देखकर एंड किंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो कहता है अगर इस पे पॉइजन वर्क नहीं कर रहा है तो मैं अपनी स्पीड से इस पर वार करूँगा, जिस पर जिनवू भी समझ जाता है कि उसे अब क्या करना है। वो एंड किंग उसके ऊपर फुल स्पीड से अटैक करता है, बट जिनवू उसे डॉज कर लेता है और अपने क्रिटिकल डैमेज को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर फुल स्पीड से अटैक करने लगता है। और वो अटैक उस पर वर्क कर भी रहा था। वो तब तक अटैक करता है जब तक उसका हाथ नहीं कट जाता और वो उसे दूर फेंकता है। और बाद में एंड किंग घबरा कर पूरी अपनी आर्मी को बुला लेता है और उसके रिस्पॉन्स में जिनवू की भी आर्मी सामने आ जाती है और हम देखते हैं जिनवू वर्सेस एंड किंग की आर्मी का क्लैश, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रूटल होता है। बहुत ज़्यादा तबाही मचती है उसके अंदर। जिनवू की शैडो आर्मी एंड किंग के आर्मी के ऊपर भारी पड़ने लगती है। ये देखकर एंड किंग वहाँ से भागने लगता है, पर जिनवू अपने डोमिनेटर्स टच को एक्टिवेट करके उसे नीचे खींच लेता है और वो उसके ऊपर अपने क्रिटिकल चेन को एक्टिवेट करके उसे मारने लगता है। और वो तब तक उसे मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। और फाइनली जिनवू एंड किंग को डिफीट कर देता है और एंड किंग के मरने के साथ जिनवू लेवल अप कर लेता है और इसके बाद वो ब्यांगो को अराइज कर लेता है ताकि वो चाक को हील कर सके, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड थी और बिंगो के अलावा और कोई इसे हील नहीं कर पाएगा। तो वो बेंगो को अराइज करता है और बेंगो उसे हील करने लगता है और बाद में वो एंड किंग की तरफ बढ़ता है और एंड किंग को अराइज कर लेता है और उसको अपनी शैडो आर्मी में कन्वर्ट कर लेता है और उसका नाम वो बीरू रखता है। जिनवू बीरू को सबसे पहला जॉब देता है जितनी भी एंट यहाँ से भाग रही है उन सभी को मारने का, और वो ऐसा करता भी है। वो सारे एंट को मार देता है और इस तरह से जिनवू बीरू से फाइट करता है और उसे अपनी शैडो आर्मी का एक मेंबर बना लेता है और जेजू आइलैंड को फ्री कर लेता है। और यहीं पे हमारा जेजू आइलैंड आर्क ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।